Hello everyone, myself Dr. Vijeta and today we are going to discuss fertilization and syngamy. Students, fertilization is the process of fusion of haploid male gametes with the haploid female gamete. Haploid male gamete that is sperm और haploid female gamete that is ovum, इन दोनों के फ्यूजन की प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. आज हम डिटेल में देखेंगे कि ये फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म कैसा होता है. तो स्टूडेंट जैसा कि हम सब जानते हैं कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स व्हेन द सीमेन इज इजैकुलेटेड इन द वजाइना ऑफ अ फीमेल, दिस 3 to 4 ml of semen, it contains around 200 to 300 millions of sperm. फीमेल के वजाइना में सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद 200 से 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो एंटर कर जाते हैं. नाउ the sperm they has to travel around 30 सेंटीमीटर ऑफ डिस्टेंस. फीमेल की वजाइना से लेकर फेलोपियन ट्यूब का जो डिस्टेंस होता है वो लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास होता है. तो सेकेंडरी oocyte जो होता है वो फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में एम्ब्युलरी इस्थमिक जंक्शन में स्पर्म की वेट करता है. तो जो भी वजाइना में डिपॉजिट हुए स्पर्म है उनको वो 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है वहाँ ट्रैवल करना है. तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो स्पर्म के लिए बैरियर का काम करते हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो स्पर्म को सेकेंडरी oocyte तक ट्रैवल करने में सपोर्ट करते हैं. तो लेट्स डिस्कस द बैरियर फर्स्ट कि कौन कौन से बैरियर्स होते हैं. बैरियर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म. वेरी फर्स्ट, डिफेक्टिव डेवलपमेंट. Students, around 20% of the sperm which are released into the vagina of a female, they are defectively developed. उनका डेवलपमेंट ही प्रॉपर तरीके से नहीं होता. कुछ स्पर्म्स के डबल हेड होते हैं, कुछ स्पर्म्स की टेल एब्सेंट होती है, कुछ स्पर्म नॉन मोबाइल होते हैं. तो अराउंड 20% ऑफ द स्पर्म्स आर डिफेक्टिवली डेवलपमेंट. सेकेंड, पीएच ऑफ वजाइना. स्टूडेंट, कुछ स्पर्म्स जो रहते हैं वो फीमेल के वजाइना का जो एसिडिक पीएच होता है उसको ही टॉलरेट नहीं कर पाते. देन टेम्परेचर ऑफ फीमेल बॉडी. कुछ स्पर्म्स फीमेल की बॉडी के टेम्परेचर को ही टॉलरेट नहीं कर पाते. जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है वो मेल के टेस्टिस में होती है और ये टेस्टिस जो रहता है एक्स्ट्रा अब्डोमिनल प्रेजेंट होता है जिसमें 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बॉडी से कम होता है. तो उनको वो कम टेम्परेचर की आदत होती है. तो जैसे ही फीमेल की बॉडी में आ जाते हैं जो हायर टेम्परेचर होता है वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते. देन कैपेसिटेशन. कुछ स्पर्म होते हैं ये जो कैपेसिटेशन की प्रोसेस है इसको टॉलरेट नहीं कर पाते. देन एंडोमेट्रियल लाइनिंग. स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन के 14th डे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग काफी थिक होती है, अराउंड 7 to 8 mm. सो ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग ये भी एक बैरियर का एक्ट करती है. सो द थिक एंडोमेट्रियल लाइनिंग. So students, because of all these barriers, इन सारे barriers के कारण only 1 millions of sperms they reach the cervix of the uterus. uterus के cervix तक only 1 million sperms सिर्फ पहुंच पाते हैं. Now we are going to discuss the factors which are promoting the transportation of sperm. So now the factors facilitating sperm movement. First process is capacitation. Now what is this capacitation? स्टूडेंट, कैपेसिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे स्पर्म एक्स्ट्रा मोबाइल हो जाता है, मतलब उसकी मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. द स्पर्म बिकम्स एक्स्ट्रा मोबाइल. देयर इज अ इंक्रीज इन द
functional capacity of the sperm. स्पर्म की फंक्शनल कैपेसिटी, स्पर्म की फंक्शनल कैपेसिटी मतलब ओवम को फर्टिलाइज करने की जो कैपेसिटी है वो स्पर्म की बढ़ जाती है। तो कैपेसिटेशन प्रोसेस से स्पर्म एक्स्ट्रा मोबाइल हो जाता है, उसकी मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और उसकी फंक्शनल कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। स्टूडेंट, ऐसे स्पर्म्स जिसने 5 to 6 आवर्स फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्पेंड किए हो, उसमें ही ये कैपेसिटेशन की प्रोसेस जो है वो ऑपरेट हो पाती है। सो दिस प्रोसेस इट इज ऑपरेटेड in those sperm that spent 6 to 7 hours in the female reproductive tract। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि अगर ऐसे कोई स्पर्म है जो डायरेक्टली विद इन फ्यू मिनट्स अगर सेकेंडरी oocyte तक पहुंच गए हो, पहुंचने के बाद भी अगर उनमें कैपेसिटेशन की प्रोसेस नहीं हुई है तो दे विल नॉट बी एबल टू फर्टिलाइज द सेकेंडरी oocyte और द ओवम। अगर स्पर्म को, सेकेंडरी oocyte को या ओवम को फर्टिलाइज करना है तो इट इज मैंडेटरी दैट इट हैज टू अंडरगो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन, देन ओनली इट विल बिकम द functionally capable. Now what exactly this capacitation is? स्टूडेंट्स, हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ा था तब हमने देखा था कि स्पर्म के हेड में न्यूक्लियस होता है और एक कैप शेप स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड एज द एक्रोसोम। तो कैपेसिटेशन की प्रोसेस में स्पर्म के सरफेस से स्टीरॉल और ग्लाइकोप्रोटीन रिमूव हो जाते हैं। देयर इज अ रिमूवल ऑफ स्टीरॉल एंड ग्लाइकोप्रोटीन फ्रॉम स्पर्म सरफेस। स्पर्म के सरफेस से स्टीरॉल और ग्लाइकोप्रोटीन रिमूव हो जाते हैं, जिसके कारण ये सरफेस थिन एंड परमिएबल हो जाता है। थिन और परमिएबल जब स्पर्म का सरफेस हो जाता है तो बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कैल्शियम आयंस का इनफ्लक्स होता है। जैसे ही स्टीरॉल और ग्लाइकोप्रोटीन रिमूव हो जाते हैं, ये स्पर्म का सरफेस थिन हो जाता है और परमिएबल होता है, जिसके कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कैल्शियम आयंस जो है ये स्पर्म के हेड रीजन में एंटर कर जाते हैं। कैल्शियम आयन के अंदर आते ही स्पर्म की टेल की विप्लैश मूवमेंट होने लग जाती है और स्पर्म की मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसी प्रोसेस को स्टूडेंट कैपेसिटेशन बोलते हैं और इस कैपेसिटेशन प्रोसेस में और बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। कैपेसिटेशन प्रोसेस होने के बाद स्पर्म विल टेक अराउंड 3 mm पर सेंटीमीटर 3 mm पर सेंटीमीटर की स्पीड से स्पर्म आगे बढ़ने लग जाता है। कैपेसिटेशन की प्रोसेस होने के बाद स्पर्म को लगभग 5 से 7 मिनट लगते हैं फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए। सो स्टूडेंट, कैपेसिटेशन इज वन ऑफ द फैक्टर विच इज फैसिलिटेटिंग द स्पर्म मूवमेंट। नाउ द अदर फैक्टर इज द प्रोस्टाग्लैंडिन। This prostaglandin, it helps in the contraction of the smooth muscles of the female reproductive tract. Female की reproductive tract की smooth muscles में contractions ये prostaglandin के through होते हैं जो sperm को आगे बढ़ने में help करता है। Then suction movement of the uterus. यूट्रस में स्टूडेंट सक्शन मूवमेंट होती है और ये सक्शन मूवमेंट यूट्रस की ये भी स्पर्म को हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए। तो स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द बैरियर्स एज वेल एज द फैक्टर्स व्हिच आर फैसिलिटेटिंग द स्पर्म मूवमेंट। नाउ द नेक्स्ट इज पेनिट्रेशन ऑफ oocyte। अब स्पर्म फेलोपियन ट्यूब तक तो पहुंच चुका है। फेलोपियन ट्यूब में सेकेंडरी oocyte स्पर्म की वेट कर रहा था। अब हम देखते हैं कि कैसे ये स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte को पेनिट्रेट करता है। तो अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स फैक्टर्स, अब हम पढ़ेंगे पेनिट्रेशन ऑफ oocyte एंड द एक्टिवेशन ऑफ ओवम। नाउ पेनिट्रेशन ऑफ oocyte, दैट इज सेकेंडरी oocyte, और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगी दैट इज एक्टिवेशन ऑफ ओवम। नाउ हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte देखा था तो हमने देखा था स्टूडेंट oolemma
और उसके बाद हमने देखा था कि बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है। ऊलेमा के बाद प्रेजेंट होती है जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा के बाहर प्रेजेंट होते हैं कोरोना रेडिएटा। सो दिस इज द कोरोना रेडिएटा। So I'll label it. This one is the corona radiata. कोरोना रेडिएटा के अंदर जो होते हैं दैट इज जोना पेलुसिडा, जो एक थिन ट्रांसपेरेंट नॉन सेल्यूलर ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है। देन दिस वन इज द वाइटलाइन मेम्ब्रेन और द ऊलेमा। सेकेंडरी oocyte की जो खुद की लेयर होती है, हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, इसको वाइटलाइन मेम्ब्रेन या फिर ऊलेमा कहा जाता है। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक लार्ज न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड एज द जर्मिनल वेसिकल। जर्मिनल वेसिकल के बारे में हमने पढ़ा था कि ये इसेंट्रिक होता है, ये सेंटर के तरफ नहीं होता। जिस साइड में जर्मिनल वेसिकल प्रेजेंट होता है उस पोल को स्टूडेंट हम एनिमल पोल कहते हैं, और उसके ऑपोजिट पोल को स्टूडेंट्स हम वेजिटल पोल कहते हैं। दिस साइड इज द वेजिटल पोल। ये ऑलरेडी हम डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte पढ़ चुके थे। नाउ द पेनिट्रेशन ऑफ oocyte, स्पर्म को ट्रैवल करना है। ये सेकेंडरी oocyte फेलोपियन ट्यूब में एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में बैठा हुआ है और स्पर्म की वेट कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, मेनी स्पर्म दे ट्रैवल, बहुत सारे स्पर्म जो जाएंगे बैरियर क्रॉस करते करते ओनली 250 अराउंड स्पर्म्स जो होते हैं जो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। नाउ ये स्पर्म्स कोरोना रेडिएटा में ड्रिलिंग करते हुए आगे जाएंगे। पेनिट्रेशन ऑफ oocyte में द स्पर्म क्रॉसेस दिस कोरोना रेडिएटा बाय द ड्रिलिंग एक्शन। ये ड्रिलिंग करते हुए इस कोरोना रेडिएटा के अंदर पहुंच जाएंगे। नाउ आफ्टर कोरोना रेडिएटा स्टूडेंट देयर इज अ जोना पेलुसिडा लेयर। इस जोना पेलुसिडा लेयर में होने वाला है स्टूडेंट fertilizing and anti-fertilizing reaction. Fertilizing, anti-fertilizing reaction. इस fertilizing and anti-fertilizing reaction जो जोना पेलुसिडा में होने वाला है, इसको स्पीसीज स्पेसिफिक रिएक्शन भी कहा जाता है। स्पीसीज स्पेसिफिक रिएक्शन स्टूडेंट, इस रिएक्शन को कंपैटिबिलिटी रिएक्शन भी कहा जाता है। कंपैटिबिलिटी रिएक्शन, व्हाट एग्जैक्टली दिस रिएक्शन इज स्टूडेंट। जो जोना पेलुसिडा होती है, इस जोना पेलुसिडा में ZP2 एंड ZP3 प्रोटीन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर कहलाते हैं। ये फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर स्पर्म के हेड से जो एंटी फर्टिलाइजिंग होता है उसके साथ कंबाइन होते हैं। तो एक और डायग्राम से मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि स्टूडेंट सपोज दिस इज अ जोना पेलुसिडा, और इस जोना पेलुसिडा में ये ZP3 प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ये ZP3 प्रोटीन के रिसेप्टर्स हैं जो फर्टिलाइजिंग सिक्रीट करते हैं। एक एक रिसेप्टर्स अराउंड 2 to 3 स्पर्म के साथ अटैच हो जाता है। एक एक रिसेप्टर्स में 2 या 3 से स्पर्म अटैच हो जाते हैं उसके हेड से। तो आप ये डायग्राम में देख रहे हो, हर एक रिसेप्टर्स में 2 या 3 स्पर्म अटैच हो गए। तो ये फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन से स्पर्म का काउंट और कम हो जाता है, और इसीलिए इसको फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन बोलते हैं। फर्टिलाइजिंग इज सिक्रीटेड बाय द जोना पेलुसिडा ऑफ सेकेंडरी oocyte एंड द एंटी फर्टिलाइजिंग इज सिक्रीटेड बाय द स्पर्म हेड। This reaction is called as the species specific. Student, इसको species specific इसलिए कहा जाता है because of this sperm, this receptor which is present in the zona pellucida, it combines with the sperm of the same species. Okay, that's why the species specific reaction. Okay, and again the compatibility. ये reaction के कारण sperm का count और कम होने लग जाता है. Now as soon as the sperm attaches with the zona pellucida receptor, it triggers the acrosome reaction. जैसे ही sperm zona pellucida के साथ combine करता है, ये acrosome reaction करवाता है. Now what is this acrosome reaction? Acrosome reaction एक ऐसा रिएक्शन है जिसके कारण जो एक्रोसोम होती है ये पोरस बन जाती है। एक्रोसोम बिकम
पोरस, एक्रोसोम में पोर्स फॉर्मेशन होने लग जाते हैं। जैसे ही एक्रोसोम में पोर्स फॉर्मेशन होंगे, स्पर्म के हेड में कैप शेप स्ट्रक्चर एक्रोसोम था, ये एक्रोसोम में एक्रोसोम रिएक्शन के कारण पोर्स फॉर्म हो जाएंगे और एक्रोसोम के कंटेंट जो है वो रिलीज हो जाएंगे। तो हमने देखा था कि एक्रोसोम में हाइलुरोनिक एसिड, कोरोना डाइजेस्टिव और द कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जोना लाइसिन एंजाइम्स और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो जैसे ही एक्रोसोम रिएक्शन हो जाता है, ये एक्रोसोम पोरस हो जाती है और ये एक्रोसोम कंटेंट अपने कंटेंट बाहर रिलीज कर देती है। ये कंटेंट रिलीज करने से स्पर्म के पाथवे में टिल जोना पेलुसिडा टू वाइटलाइन मेम्ब्रेन पहुंचते तक जो भी मेम्ब्रेन हो जाती है, ये पाथवे पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। So this is all about the acrosome reaction. This is all about the penetration of oocyte. Now we are going to discuss the activation of ovum, कि ovum कैसे activate होता है। नाउ स्टूडेंट्स, सारी लेयर्स जो थी वो डिसॉल्व हो चुकी है। नाउ द ओनली लेयर लेफ्ट इज द वाइटेलाइन मेम्ब्रेन और यहाँ पे प्रेजेंट है जर्मिनल वेसिकल। ये वाला पोल है जहां पे जर्मिनल वेसिकल होता है, दैट पोल इज कॉल्ड एज द एनिमल पोल एंड द ऑपोजिट पोल इज कॉल्ड एज द वेजिटल पोल। नाउ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन। अब रिसेप्शन कोन बनता है स्टूडेंट्स, रिसेप्शन कोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन कोन। Now what is this reception cone or the fertilization cone? Vitelline membrane or oolemma, which is the plasma membrane of secondary oocyte, it rises up little. ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठ जाती है और ये जब थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है तो इसको कोन को रिसेप्शन कोन कहा जाता है। Why it is called as a reception cone? Because from this cone it is receiving the sperm. इस कोन से ये स्पर्म को रिसीव करने वाली है, that's why this is called as the reception cone. तो रिसेप्शन कोन यही वाइटलाइन मेम्ब्रेन है, oolemma ही है जो थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठ जाती है, ये रिसेप्शन कोन बनाती है। नाउ इस रिसेप्शन कोन, द रिसेप्शन कोन विल बी फॉर्म नियर द एनिमल पोल, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि स्पर्म की जो एंट्री होगी वो एनिमल पोल के थ्रू ही होगी। तो एनिमल पोल की तरफ ये रिसेप्शन कोन बन जाता है और यहाँ से अब स्पर्म की एंट्री होने वाली है। नाउ एज सून एज द स्पर्म टचेस दिस एनिमल पोल, सॉरी रिसेप्शन कोन, जैसे ही ये स्पर्म रिसेप्शन कोन को टच करता है तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है। स्पर्म के सरफेस के हेड के सरफेस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगी और ये रिसेप्शन कोन की जो मेम्ब्रेन है ये डिसॉल्व हो जाएगी। मेम्ब्रेन डिसॉल्व होने के कारण स्पर्म का हेड अंदर आ जाएगा और टेल बाहर बन जाएगी। ना स्पर्म जैसे ही रिसेप्शन कोन से अपना हेड अंदर करेगा, दो प्रोसेस होने वाली है, टू प्रोसेस। कौन सी दो प्रोसेस होने वाली है? ये जो सेकेंडरी oocyte था स्टूडेंट, जो मेटाफेज ऑफ मियोसिस 2 में अरेस्टेड था, ये अपनी मियोसिस को कंप्लीट कर लेगा। मियोसिस 2 विल बी रिज्यूम्ड, ये अपनी मियोसिस 2 को कंप्लीट करके ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। जैसे ही स्पर्म रिसेप्शन कोन से अंदर एंटर करेगा और ये जो मियोसिस 2 में अरेस्टेड सेकेंडरी oocyte था, ये अपनी मियोसिस 2 को कंप्लीट करके ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्टूडेंट ये जो वाइटलाइन मेम्ब्रेन थी, ये वाइटलाइन मेम्ब्रेन अपने आप को फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में कन्वर्ट कर लेगी। वाइटलाइन मेम्ब्रेन विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो मैंने आपको यही बताया कि स्पर्म की एंट्री होते ही दो प्रोसेस होती है, एक मियोसिस 2 जो अरेस्टेड थी मेटाफेज में वो कंप्लीट हो जाती है और सेकेंडरी oocyte अपने आप को ओवम में कन्वर्ट कर लेता है और ये वाइटलाइन मेम्ब्रेन अपने आप को फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में कन्वर्ट कर लेती है। नाउ व्हाट इज दिस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन? स्टूडेंट वाइटलाइन मेम्ब्रेन, इफ दिस इज अ वाइटलाइन मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है एक्सोप्लाज्म और एक्सोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyte व्हिच इज कॉल्ड एज द ooप्लाज्म।
The exoplasm which is present in the periphery, this exoplasm is granular. It is made up of cortical granules. ये cortical granule से बना हुआ होता है. तो जैसे ही स्पर्म एंटर करता है, दिस एक्सोप्लाज्म दे रिलीजेस देयर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स. ये अपने कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को रिलीज करता है और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जाकर वाइटलाइन मेम्ब्रेन की इनर साइड में जाकर अटैच हो जाते हैं. तो वाइटलाइन की मेम्ब्रेन की इनर साइड में जाकर ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स अटैच हो गए. तो vitelline membrane and the cortical granules, they become a very thick layer, and this thick layer is called as the fertilization membrane. Okay, so what is this fertilization membrane? Fertilization membrane कोई new membrane नहीं है. This is the vitelline membrane attached with, this is the vitelline, fertilization membrane is nothing but a vitelline membrane. Vitelline membrane ही है attached with कॉर्टिकल ग्रैन्यूल. कॉर्टिकल ग्रैन्यूल जब वाइटलाइन मेम्ब्रेन से अटैच हो जाते हैं, ये एक थिक मेम्ब्रेन बना लेते हैं और उस मेम्ब्रेन को फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहा जाता है. दिस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इट प्रिवेंट्स द पॉलीस्पर्मी, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म. एक स्पर्म की एंट्री हो गई है, और भी स्पर्म्स की एंट्री नहीं होना चाहिए, इसीलिए वाइटलाइन मेम्ब्रेन फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाती है. नाउ स्पर्म के हेड से न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल अंदर आ जाता है, और प्रोन्यूक्लियस ऑफ स्पर्म इट फ्यूजेस विद द प्रोन्यूक्लियस ऑफ द एग एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट. तो स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस और एग का प्रोन्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, उसको हम सिंगैमी कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी होती है एंड एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड सिंगेमी. थैंक यू स्टूडेंट्स.